ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्या है आपका एड्सॉर्प्शन आइसोबार? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म मीन्स एड्सॉर्प्शन किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और आपने x/m और p के बीच ग्राफ प्लॉट किया था। आज हम पढ़ रहे हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। आइसो का मतलब आपको पता है सेम, और आपका बार मीन्स बार में क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपका बताइएगा? प्रेशर। क्लियर हो गया बेटा? तो आज हम क्या करेंगे, आपका क्या बोलते हैं x/m और t के बीच ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। दैट इज अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, और किसके बीच? टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। और क्या चीज़ सेम रखेंगे हम? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो वो आपका कहलाता है एड्सॉर्प्शन आइसोबार। तो मैं यहाँ बता देती हूँ क्या है आपका एड्सॉर्प्शन आइसोबार। द ग्राफ between extent of adsorption ठीक है बेटा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पढ़ चुके हैं आप पहले भी, x/m से। एंड किसके बीच? टेम्परेचर के बीच। एंड टेम्परेचर एट किस पर बेटा? कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हो गया? इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्या कहलाता है आपका? एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्लियर हो गया स्टूडेंट? किसके बीच में? x/m और टेम्परेचर के बीच ग्राफ किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो आप जरा देखिएगा, दो तरह के एड्सॉर्प्शन आपने पढ़े हैं, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो दोनों का बस सिर्फ बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आपको पता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच पाए जाते हैं कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम बात करें केमिसॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच पाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ठीक, फिजिकल में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच। और आपके केमिसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिएगा, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? आपका x/m। क्या आप कहते हैं आपका x/m को? आप क्या बोलते हैं बेटा? बार बार बोल रही हूँ मैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और आपका किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे आज हम? टेम्परेचर के बीच। तो सबसे पहले मैं जो मैं आपका ग्राफ बता रही हूँ वो बता रही हूँ केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। केमिकल एड्सॉर्प्शन, या जिसको हम कहते हैं केमिसॉर्प्शन। क्या होता है x/m और t के बीच ग्राफ? ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। केमिकल एड्सॉर्प्शन में आपके पाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ठीक है कि नहीं? तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता है रिएक्टेंट स्पीशीज, तभी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जब एक दूसरे के पास आते हैं, तो जैसे आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है, पीछे मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया था कि रिएक्टिंग स्पीशीज को आपस में पास में आने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या रिक्वायर्ड होती है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो आपकी, जैसे सपोज करो कोई गैस है, उसको सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्ब होना है। ठीक है कि नहीं? तो और बनाना है क्या? वैन डर वाल फोर्स नहीं, अब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाना है। तो अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाना है तो शुरू में उनको आपस में केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाता है, ठीक है कि नहीं, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है। तो इट मीन्स आपकी, अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें, तो शुरू में जो आपका x/m है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक्टिवेशन एनर्जी की। तो हम कहेंगे स्टार्टिंग में आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखो क्या है, अब बॉन्ड बन चुका है किसके बीच में? ध्यान से सुनिएगा, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड बन गया। जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी तो शुरू में आपका एड्सॉर्प्शन बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना था दोनों के बीच, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो बॉन्ड उनके बीच बना हुआ है मॉलिक्यूल के बीच, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच, तो अब अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वो
एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल की बढ़ाएगा काइनेटिक एनर्जी, जो सरफेस पर एड्जॉर्ब हुए हैं। ये जैसे ये आपकी सरफेस और इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो गए हैं, कैसा बॉन्ड बना के। कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में बेटा? केमिकल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड। अब ये एड्जॉर्ब हो गए हैं एक्टिवेशन एनर्जी लेके, तो शुरू में तो एड्जॉर्प्शन बढ़ा, लेकिन अब क्या है, अब अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ये इन एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल की बढ़ाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो अब इनका एड्जॉर्प्शन नहीं, डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने कहा स्टार्टिंग में तो बढ़ता है केमिसॉर्प्शन, लेकिन बाद में आपका क्या होता है बेटा? घटता है। क्या होता है? बाद में आपका घटता है। ठीक है, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से जाएगा। किसके केस में? केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में। स्टार्टिंग में बढ़ेगा क्योंकि क्या चाहिए? बोलिएगा, क्या चाहिए मॉलिक्यूल को? एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि उनके बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अब बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है कि नहीं? तो अब क्या होगा? अब आपका जो है x/m t के साथ घटेगा। क्यों? क्योंकि अब मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन स्टार्ट होगा। अगर आप क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होने की पॉसिबिलिटी होगी अब तो। क्लियर हो गया? तो इसलिए स्टार्टिंग में बढ़ा, बाद में घटा। अब चलो इसको मैं आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन केमिसॉर्प्शन, इन केमिसॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन इनिशियली increases with increase in temperature. Increase with temperature. क्लियर हो गया बेटा? क्यों? because some activation energy is required for chemisoption. केमिसॉर्प्शन के लिए स्टार्टिंग में क्या चाहिए बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब तो हम बोलेंगे एट लो टेम्परेचर क्या होगा आपका? x/m इज स्मॉल। ठीक है कि नहीं? स्मॉल है आपका। क्लियर हो गया? एज द क्या होगा? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, as the temperature is increased, the molecule of adsorbate, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को क्या मिल जाएगी बेटा? द मॉलिक्यूल ऑफ एड्जॉर्बेट क्या करते हैं आपके? गेन एनर्जी। मॉलिक्यूल ऑफ एड्जॉर्बेट गेन एनर्जी एंड बिकम क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इक्वल टू किसके? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सो प्रॉपर बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाएगा बेटा? ये देखो, ये एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल हैं उनके बीच बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, प्रॉपर बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन फॉर्म्ड विद किसके साथ हो जाएगा? एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल। एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के साथ बन जाएगा प्रॉपर बॉन्ड, एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया ना बेटा? समझ गया कि नहीं? सो क्या कहेंगे हम? इनिशियली x/m क्या होता है आपका? इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब बॉन्ड बन गया। समझ गए कि नहीं कैसे बॉन्ड बना? क्योंकि मॉलिक्यूल को क्या चाहिए थी? एक्टिवेशन एनर्जी मिली। और क्या बोलते हैं, उन्होंने एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाया? बॉन्ड। तो इनिशियली तो x/m इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया। लेकिन अब बॉन्ड बन चुका है, अब फर्दर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ, जब एड्जॉर्ब हो चुके हैं उनकी एनर्जी बढ़ा देगा। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। सो क्या होगा आपका? x/m अब क्या करेगा? सो x/m
क्या होगा आपका, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर हो गया ना बेटा। स्टार्टिंग में आपका ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था मैंने, x/m t के साथ बढ़ता है क्योंकि चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्म हो गया किसके बीच, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x/m t बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो चुके हैं उनकी एनर्जी बढ़ाएगा, तो बेटा बॉन्ड जो है वो ब्रेकिंग की कंडीशन में आएगा, मतलब अनस्टेबिलिटी आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये आपको मैंने बताया एड्सॉर्प्शन आइसोबार किसके केस में, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। अगर हम बात करें फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो देखो बेटा फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो क्या होता है, पाए जाते हैं वीक केमिकल बॉन्ड, वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच, आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच। क्लियर हो गया ना बेटा। तो ऑलरेडी उनके बीच वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, तो क्योंकि उनमें कोई बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड तो फॉर्म नहीं होना है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये रही सॉलिड की सरफेस, ये गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हैं, वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है। तो अगर आपने हल्का सा भी टेम्परेचर दिया तो बेटा ये एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल है, इनका डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। ये सरफेस, इनकी एक्टिवेशन, इनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। तो अगर ये सरफेस को छोड़ेंगे तो एड्सॉर्प्शन के बजाय डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। फिजिकल एड्सॉर्प्शन या जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिजिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन के केस में क्या होता है आपका, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x/m डेफिनेटली घटेगा। क्यों घटेगा भाई, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं और एड्सॉर्बेट के और एड्सॉर्बेंट के उनके बीच वीक फोर्स हैं। अगर आपने हल्का सा भी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये जो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ जाता है, घटता है। ये आपका ग्राफ हो गया किसके लिए बेटा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। x/m t के साथ आपका घटता है। क्लियर स्टूडेंट, ये x/m आपका t के साथ घट रहा है। समझ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन क्या, डिक्रीज इन एड्सॉर्प्शन with increase in temperature, क्लियर हुआ ना बेटा, क्यों होता है ऐसा। x/m भाई पहले जितना एड्सॉर्ब होना था हो चुका है आपका, अब टेम्परेचर दोगे आप, मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हैं, टेम्परेचर दोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये डिसॉर्प्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो x/m t के साथ घटेगा बेटा। किसके केस में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। और केमिकल के में मैंने क्या बताया, शुरू में बढ़ता है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल को केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब मॉलिक्यूल का बॉन्ड बन गया एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, अब आपका बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल है एड्सॉर्बेट के, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में बढ़ेगा और बाद में घटेगा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपका मैंने बता दिया क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर, अपॉन x/m। x/m को आप क्या कहते हैं, बार बार बता रही हूँ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कितना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हुआ है ऑन द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्लियर हो गया बेटा। ये आपका एक टॉपिक एड्सॉर्प्शन आइसोबार, एड्सॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम एक टॉपिक और आज डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही इसके, दैट इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। क्या बेटा, एड्सॉर्प्शन, अभी तक आपने गैसेस का एड्सॉर्प्शन पढ़ा सॉलिड की सरफेस पर, तो अब हम पढ़ रहे हैं एड्सॉर्प्शन कहाँ से, सॉल्यूशन से। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन क्या है इसका मतलब, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन का मतलब देखो बेटा, आपको मैंने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाया था जो फ्रिंडलिक ने दिया था, किसका, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट और प्रेशर के बीच ग्राफ था आपका। ठीक है कि नहीं। सॉल्यूशन के गैस के केस में बेटा प्रेशर कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में कभी भी प्रेशर टर्म कंसीडर नहीं करते। सॉल्यूशन के केस में हम कंसीडर करते हैं कंसंट्रेशन।
क्या कंसीडर करते हैं? कंसंट्रेशन, ठीक है ना बेटा। उसमें आप कंसीडर कर रहे थे एड्सॉर्बेट का प्रेशर, और यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं एड्सॉर्बेट का क्या? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है बेटा। तो फ्रूंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो आपने पढ़ा है वो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एड्सॉर्प्शन कहाँ पर? सॉल्यूशन के लिए। तो हम कहेंगे फ्रूंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रूंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म is also applicable to the adsorption of solute, कहाँ पर? from the solution, solute from the solution। क्लियर बेटा? ठीक है। बस इसमें क्या कहा मैंने? इक्विलिब्रियम प्रेशर के बजाय आप क्या ले लेंगे? ध्यान से सुनिएगा, गैसेस के लिए प्रेशर, और अगर सोल्यूट की बात करें सॉल्यूशन के अंदर तो उसमें हम कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे द इक्विलिब्रियम प्रेशर इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस। प्रेशर लेते थे ना एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस में। इन द इक्विलिब्रियम प्रेशर इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस हैज been replaced by equilibrium concentration, किसके केस में बेटा? ऑफ एड्सॉर्बेट इन सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। बस एक ही आपका फ्रूंडलिक की क्या इक्वेशन थी बेटा? आप बताइएगा। x/m, x वहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस था, ठीक है कि नहीं? यहाँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, वही चीज़ है आपकी। क्या था आपका? इक्वल टू, क्या लिखते थे आपका? k p⁴1/n। लेकिन यहाँ पर प्रेशर टर्म यूज़ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि गैस नहीं है आपका एड्सॉर्बेट। यहाँ पर एड्सॉर्बेट का क्या ले रहे हैं आप? कंसंट्रेशन। तो बेटा यहाँ पर प्रेशर के बजाय टर्म आ जाएगा c, और यहाँ पर उसकी पावर 1/n। तो वही फ्रूंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन गैसेस के लिए नहीं। किसके लिए अप्लाई कर दिया हमने? सॉल्यूशन के लिए। प्रेशर टर्म को रिप्लेस कर दिया कंसंट्रेशन से, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या ले सकते हैं? लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा बेटा इक्वेशन आपकी? log x/m इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? log ले लो, log k के पहले पूरे का k इंटू क्या है आपका? c⁴1/n। ये आपका बन जाएगा log x/m इक्वल टू लॉग। देखो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता है log m इंटू n इक्वल टू होता है m प्लस n। तो आपका बन जाएगा क्या? log k प्लस 1/n आपका पावर में है, आगे आ जाएगा 1/n log c। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। किसके लिए? एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन के लिए। समझ गए कि नहीं बेटा? तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो आपने फ्रूंडलिक ने दिया था वही सेम हम सॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस हमने सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है? प्रेशर टर्म के बजाय यूज़ करना होता है कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट? प्रेशर के बजाय क्या टर्म यूज़ करते हैं आप? कंसंट्रेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? क्या होता है आपका एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन? ठीक, इसमें बस एक यही चेंज है, लॉगरिथम लोगे तो वहाँ पर आपका log x/m log k प्लस 1/n log c। अब देखो इसमें भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? सेम वैसे ही आपकी ये आपका आ गया क्या चीज़ देखेगा? ये आपका देखो ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। अगर इसको आप कंपेयर करोगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से क्या होती है आपकी? y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो तो y एक्सिस पर क्या आ जाएगा आप बताओ? log x/m, ठीक है कि नहीं? किसके बीच में? log c के बीच में। x एक्सिस के बीच क्या आ जाएगा आपका? log c। x एक्सिस के बीच क्या आ जाएगा आपका? log c। क्लियर हो रहा है ना बेटा? x एक्सिस के बीच क्या आएगा आपका? log c। अब देखिएगा इसके बाद आपका क्या है? x एक्सिस पे क्या आया? log c। अब अगर आप इसका स्लोप देखेंगे तो क्या बनेगा बेटा इसका स्लोप? ध्यान से देख लीजिएगा, स्लोप आएगा इसका 1/n।
क्या रहेगा इसका स्लोप 1/n। और अगर हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है आपका बताइएगा c। तो c क्या है आपका बताओ, बोलिएगा बेटा log k। तो इंटरसेप्ट आप क्या कहोगे इसका, इंटरसेप्ट इक्वल टू log k। तो चलिए हम ग्राफ प्लॉट कर लें log x/m, और किसके बीच में बेटा, log c के बीच हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, log x/m और log c के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा आपका क्या आएगा यहाँ से, आपका ये क्या है, इंटरसेप्ट क्या आ गया आपका, बोलिएगा इंटरसेप्ट आ गया log k, और यहाँ से आपकी क्या आ गई है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं, इसके बीच log x/m और log c के बीच। और इसका स्लोप क्या आ जाएगा बेटा, आपका स्लोप हो जाएगा 1/n। क्लियर हुआ। ये y एक्सिस पर log x/m, फिर से देख लो, x एक्सिस पर आपका आ जाएगा log c, आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा बेटा log k, और आपकी आएगी स्ट्रेट लाइन जब आप log x/m और log c के बीच क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। और इसका स्लोप क्या होता है बेटा, 1/n। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा टॉपिक, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।